Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services for the year 2011, paper Civil Law 2. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. And अगर आप हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जो मेरी ये वीडियो है, आने वाली वीडियोज़ हिमाचल प्रदेश सीरीज़ की, उनको जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल, एंड वाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज़। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to appreciate the content creator. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं फ्रॉम ₹20 to अनलिमिटेड। तो काइंडली गिव अ सुपर थैंक्स। तो ये पेपर 2 सिविल लॉ 2 क्वेश्चन नंबर 1 इज इन मॉडर्न हिंदू लॉ मैरिज हैज बिकम मोनोगेमस। ए इसका आंसर रहेगा। This is 2 who is not a class 1 heir under the Hindu Succession Act। तो फादर नहीं होता, फादर इज क्लास 2 एयर, बाकी ये क्लास 1 है। बी इसका आंसर रहेगा। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के स्केड्यूल में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट इज 3 को पार्सली प्रॉपर्टी इज नोन एज ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 4 अंडर हिंदू मैरिज एक्ट कंडोनेशन अप्लाइज टू द मैट्रिमोनियल ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री पे अप्लाई होता है। ये एडल्ट्री क्रूअल्टी पर होगा, डिजर्शन पर कैसे होगा? तो डी इसका आंसर रहेगा। ऐसे 5 विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज द आउटकम ऑफ फंडामेंटल शिफ्ट इन द पॉलिसी डिसर्निबल फ्रॉम द जुडिशियल रिकॉग्निशन ऑफ द व्यू दैट द पर्पस ऑफ डाइवोर्स लॉ वाज नॉट टू पनिश द गिल्टी बट टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट स्पाउस। ये कौन सी थ्योरी है? ये है ब्रेक डाउन थ्योरी। सी इज द आंसर। और ये कौन से केस में बोला गया है? ये है विलियम वर्सेस विलियम। ऐसे 6 द मैरिड मेल कैन अडॉप्ट ओनली विद हिज वाइफ्स कंसेंट या फिर ओनली विद हिज वाइफ कंसेंट व्हेन शी इज लिविंग। तो ये हो गया रॉन्ग। व्हेन शी इज लिविंग विद हिम, नो साथ रहना जरूरी नहीं है, वाइफ होनी चाहिए। फिर इफ ही हैज मोर देन वन वाइफ कंसेंट ऑफ ऑल वाइफ इज नेसेसरी, ये बिल्कुल ठीक है। फिर मैरिज इज वॉइड वाइफ्स कंसेंट इज नॉट नेसेसरी, ये भी ठीक है। फिर इन केस ऑफ वॉइडेबल मैरिज द मैरिज वाइफ्स कंसेंट इज नेसेसरी, ये भी ठीक है। तो इसमें सिर्फ 2 गलत हुआ, तो 1 3 4 5 आर करेक्ट। ए इसका आंसर रहेगा। एंड ये मेल की कैपेसिटी कहाँ पर मेंशन की गई है? कैपेसिटी ऑफ मेल टू अडॉप्ट, सेक्शन 7 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। Section 7 the Supreme Court has recently held in which of the following cases that under certain circumstances even when the father is alive mother can act as natural guardian। देखिए रिपीट क्वेश्चन है कि नहीं है? तो ये जीजाबाई है, ये जीजाबाई वर्सेस पठान खान, ये हमने कल भी किया था। एंड वंदना शिवा वर्सेस जयंत बंदोपाध्याय, ये भी है। तो ए एंड सी इसका आंसर रहेगा। डी इज द आंसर। ये क्वेश्चन हमने 2012 के पेपर में भी किया था, वहाँ पर गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई वाला केस भी मेंशन किया गया था। Next is 8 the Hindu Marriage Act 1955 contains the minimum period of desertion for filing a suit is 2 years। C is the answer। Next 9 the doctrine of relation back was explained in Raghamma versus Chanchamma। A is the answer। Next 10 a Hindu widow could be divested from her property inherited by her from her husband if she रीमैरिज या फिर कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन। तो बिकम अनचेस्ट, रीमैरी, इन ग्राउंड्स पर नहीं कर पाएंगे। डी इसका आंसर रहेगा। कैसे भी मिली हो वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हो जाएगी अंडर सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट में। नेक्स्ट 11 प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट आर मैंडेटरी। देखिए कितना कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। फिर है 12 लिमिटेशन एक्ट ब्रॉट इनटू फोर्स इन 1964। ए इज़ द आंसर। और ये 1 जनवरी को इफेक्ट में आया था, ये भी पूछ लेते हैं कभी। नेक्स्ट 13 बार ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाई टू अपील सूट एप्लीकेशन ऑल ऑफ द अबव। डी इज द आंसर। नेक्स्ट 14 इन कंप्लीटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील द डे ऑन विच जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड शैल बी एक्सक्लूडेड।
एंड टाइम रिक्विजिट फॉर द कॉपीज फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ डिक्री शैल बी एक्सक्लूडेड। ये बिल्कुल ठीक है। तो सी इसका आंसर रहेगा। सेक्शन है ये 12 लिमिटेशन एक्ट। नेक्स्ट 15 डिले इन फाइलिंग द सूट। क्या वो कंडोन हो सकता है? वो कंडोन हो सकता है कि कंडोन अंडर ऑर्डर 7 रूल 6 CPC। तो ये एप्लीकेशन जो लगती है ना सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट रेड विद ऑर्डर 7 रूल 3, ये एप्लीकेशन लगती है। तो सी इसका आंसर रहेगा। सेक्शन 5 किसके लिए है? ये अपील्स एंड एप्लीकेशन के लिए है सिर्फ। नेक्स्ट 16 फ्रॉड कंटेम्पलेटेड बाय द सेक्शन 17 लिमिटेशन एक्ट इज दैट ऑफ द डिफेंडेंट। ऑब्वियसली बी इज द आंसर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट 17 पीरियड ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग स्टैंड स्टेड बाय एन इंजंक्शन और ऑर्डर इज एक्सक्लूडेड। तो सेक्शन 15 में मेंशन किया गया है, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 18 अंडर सेक्शन 25 लिमिटेशन एक्ट द ईजमेंट राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द कोर्ट आर एक्वायर्ड बाय कंटिन्यूस एंड अनइंटरप्टेड यूजर। देखिए प्रॉपर्टी किसकी है? कोर्ट की है। और अनइंटरप्शन कब तक होना चाहिए? 30 ईयर्स, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट 30 ईयर, अगर प्राइवेट पर्सन है 20 ईयर। राइट बाय प्रिस्क्रिप्शन है ना ये। तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 19 अंडर सेक्शन 19 लिमिटेशन एक्ट द पार्ट पेमेंट एक्सटेंड्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ये बिल्कुल ठीक है। फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ इनिशियल नो फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट, डी इसका आंसर रहेगा। और पेमेंट भी कब होनी चाहिए? विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो सपोज करो कि अगर 3 साल का फिनिश नहीं हुआ है टाइम पीरियड, उससे पहले पेमेंट कर दी, बाद में करी तो इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट 20 द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ रिव्यू ऑफ जजमेंट इज 30 days। सी इज द आंसर। और ये कहाँ मेंशन किया गया है? ये है आर्टिकल 124 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। नेक्स्ट 21 द एक्सप्रेशन अपॉइंटेड डे फॉर द पर्पस ऑफ हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट इज 18 अगस्त। बी इज द आंसर। और ये डेफिनेशन है सेक्शन 2A में अपॉइंटेड डे की। इस दिन से जो है ऑर्डिनेंस जो लागू किया गया था, तो वही डेट जो है अपॉइंटेड डे रखा गया है। नेक्स्ट 22 द टर्म बिल्डिंग अंडर हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट डज नॉट इंक्लूड होटल, गोडाउन, आउट हाउस, लैंड। तो होटल नहीं आता उसमें, ऑब्वियसली ए इसका आंसर रहेगा। और ये भी डेफिनेशन है ये है सेक्शन 2B ऑफ HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। Next 28 fair rent of a building or rented land under HP urban rent control act is determined by the rent controller taking into consideration the rent prevailing in the locality for similar building। yes, taking into consideration the rent agreed upon between landlord and tenant। yes, फिर compromise arrived between parties। तो तीनों ही हो सकते हैं, डी इसका आंसर रहेगा। Next 24 provision as to eviction of tenant under HP urban rent control act are described in Section 14, C is the answer. Next 25 which building are exempted from HP urban rent control act? स्टेट गवर्नमेंट may direct that all provision act shall not a particular building। ये ठीक है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, नो, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी ना, तो ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 26 इन व्हाट केसेस इंक्रीज इन फेयर रेंट इज नॉट एडमिसिबल। एडिशन, इंप्रूवमेंट, ऑल्ट्रेशन में तो फिर ऐड हो ही जाएगा, तो डी इसका आंसर रहेगा, नन ऑफ दीज। अब देखिए फेयर रेंट की बात कर रहे हैं, इसको क्या कर दिया गया है? स्टैंडर्ड रेंट फ्रॉम बाय दी 2012 अमेंडमेंट। तो ये पेपर उससे पहले का है, बट अभी अगर आए फेयर रेंट अगर दिख जाए तो आप उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड रेंट लिखा होना चाहिए पेपर में भी। नेक्स्ट 27 नो पर्सन शैल कन्वर्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग इनटू नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कंट्रोलर। डी इज द आंसर। और सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन 12 ऑफ HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। नेक्स्ट 28 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ इविक्शन ऑफ टेनेंट बाय द लैंडलॉर्ड। टेनेंट हैज नॉट पेड द रेंट विद इन 15 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम फिक्स्ड इन द एग्रीमेंट ऑफ टेनेंसी। ये बिल्कुल ठीक है। फिर टेनेंट हैज कमिटेड सच एक्ट आर लाइकली टू इम्पेयर मटीरियली द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। यस, हैज बीन गिल्टी ऑफ सच एक्ट कंडक्ट एज आर न्यूसेंस टू द ऑक्यूपायर ऑफ द बिल्डिंग। यस, ये ठीक है। The tenant has ceased to occupy the building rented land for a period of 6 months without reasonable cause। तो देखिए 6 months नहीं है, 12 months लिखा हुआ है सेक्शन 14 में, तो डी इसका आंसर हो गया। सेक्शन कौन सा में लिखा है ये? 14 ऑफ HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट ऑब्वियसली। नेक्स्ट 29 अंडर सेक्शन 14(1)(c)
फॉलोइंग इज नॉट ग्राउंड अवेलेबल टू द लैंडलॉर्ड टू सीक इविक्शन ऑफ द टेनेंट। तो देखिए सेक्शन 14(3)(c) है ये। यहाँ पर मेंशन किया गया टू कैरी आउट बिल्डिंग, तो ये ग्राउंड नहीं होगा। कौन कौन से? टू कैरी आउट बिल्डिंग वर्क एट द इंस्टांस ऑफ गवर्नमेंट, या फिर अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एनिमल। तो ये तो ऑब्वियसली ग्राउंड नहीं हुआ ना, तो फिर बी इसका आंसर हो गया, यही गलत है, बाकी ये दोनों ठीक हैं। नेक्स्ट 30, डिपॉजिट अंडर सेक्शन 21 शैल नॉट बी कंपनीड बाय एन एप्लीकेशन बाय टेनेंट कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। निम्न में एड्रेस ऑफ द टेनेंट और पर्सन्स क्लेमिंग टू बी द टेनेंट्स, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी बिल्डिंग लैंड रेंट डिपॉजिट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कौन सी पीरियड का दिया है, वो नेम एंड एड्रेस ऑफ लैंडलॉर्ड, ये तीनों तो होने ही चाहिए। बट ये भी जो है ज़रूरी होता है वैसे तो, सेक्शन 21 में नहीं है, तो ए इसका आंसर रहेगा। 31, अंडर TPA वेयर अ राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पार्टीज में बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस। हाँ, तो कर सकते हैं, जहाँ ज़रूरी नहीं है, तो ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 32, स्पेस सक्सेशनिस्ट मीन चांस ऑफ एयर अपेरेंट होता है, ये मेंशन किया गया सेक्शन से, जो कि ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्लॉज है ये ए। तो ये चांसेस ऑफ सक्सीडिंग टू हेरिडिटरी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, दोनों ही रहेंगे इसमें, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 33, ए बाय ए सेटलमेंट डी ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू पी फॉर लाइफ देन टू एस, एस डाइज बिफोर पी डाइज। तो ए ने प्रॉपर्टी दी है पी को फॉर लाइफ एंड देन टू एस, पर देखो एस के आगे नहीं लिखा हुआ कि फॉर लाइफ, मतलब पी के गुजरने के बाद एस के पास जाएगी। एस डाइज बिफोर पी, ये इससे पहले ही गुजर गया। उन्हें डेथ ऑफ पी एयर्स ऑफ एस क्लेम द प्रॉपर्टी, हाँ उनको मिलनी चाहिए, एस के जो क्लेमेंट्स हैं उनको मिलेगी। वैलिड सिंस एस इंटरेस्ट इज हेरिटेबल, तो ए इसका आंसर रहेगा। 34, नीमो दैट क्वाड्रोन हैबिट, मतलब क्या होता है? नो वन कैन कन्फर द बेटर टाइटल देन दैट विच ही हिमसेल्फ हैज, इज एन एस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ए इज द आंसर एंड इज ऑल्सो इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 27। 35, doctrine of least pendants applicable during the pendency of the proceedings, obviously pendency पे ही तो होगा, ए इज द आंसर। सेक्शन कौन सा लगता है? 52 TPA। Next 36, the transfer of right to enjoyment of property for certain time is in consideration of price paid or promise to pay is called lease, B is the answer, that is section 105 जहाँ डिफाइन किया गया लीज को। सेल का डिफाइंड है 54 में, मॉर्गेज 58 में। नेक्स्ट 37, एक्शनेबल क्लेम कहाँ डिफाइन है? TPA में, मतलब ट्रांसफर एक्शनेबल क्लेम के बारे में कहाँ मेंशन किया गया है? देखिए डेफिनेशन है सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशंस में, एंड 130 मेंशन करता है कि कब ट्रांसफर कर, कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो शेयर इन कंपनी, यस, तो शेयरिंग कंपनी यही होगा। क्लेम टू कॉपीराइट, मॉर्गेज ये नहीं होते, तो ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 38, सेक्शन 41 TPA अप्लाइज टू वॉलंटरी ट्रांसफर एंड हैज़ नो एप्लीकेशन टू कोर्ट सेल। ऑपरेशन ऑफ लॉ जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 39, इन केस ऑफ यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज द मॉर्गेज इज प्लेस्ड इन पोजेशन, द मॉर्गेजी is placed in possession and has a right to enjoy the rents and profits until debt is paid, until the contract is rescinded, until the debt is paid, ए इसका आंसर रहेगा। यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज कहाँ डिफाइन किया गया? सेक्शन 58 मॉर्गेज डिफाइन करता है, ए में है व्हाट इज मॉर्गेज, बी में सिंपल मॉर्गेज, यूसुफ्रक्चरी कितने में है? 58 डी में। नेक्स्ट 40, इन केस ऑफ मॉर्गेज लीज द if the mortgagee obtains a renewal of the lease, the mortgagor upon redemption shall have the benefit of new lease, B is the answer। Next 41, which jurist has said contract is not a joke of leisure time, ये कहा था स्टॉवेल ने, C is the answer, लॉर्ड स्टॉवेल ने कहा था ये। Next 42, if a proposal has been accepted subject to certain conditions then the contract is valid एंड कंडीशंस आर बाइंडिंग, नो, वॉइडेबल हो जाएगा, नो, वैलिड बट कंडीशन नो बाइंडिंग, नो, नॉट कंस्टिट्यूटेड एट ऑल, डी इसका आंसर रहेगा। क्यों? सेक्शन 7 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, कंडीशन नहीं होनी चाहिए उसमें,
कंडीशन आ गई तो फिर तो काउंटर ऑफर बन जाएगा। नेक्स्ट 43, इन कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल डेफिनेशन ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट वाज गिवन बाय जस्टिस हॉकिंस ने, बी इज द आंसर। Next 44, which one of the following section of Indian Contract Act provides for the liability for necessary supply to persons incompetent to contract? That is 68. B is the answer. Next is 45. अभी लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। ये टॉपिक सर ये हैं केसेस। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच से पता है हमें होचेस्टर वर्सेस डेला टूर है। रेस्टिट्यूशन पर कौन सा है? लीजली वर्सेस शील। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पर अपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पॉवेल। इन्विटेशन टू ऑफर हार्वे वर्सेस फेसी। तो क्या बन गया इसका? 3241 ए इज द आंसर। नेक्स्ट 46, which of the following cases is related to cross offer? Tin versus Hoffman, B is the answer. Next 47, A and B agreed that A shall pay rupees 500 for which B shall afterward deliver to A 1 quintal of wheat or smuggled pistol. Decide. तो जो ये एग्रीमेंट है व्हीट वाला वो तो वैलिड है, बट एग्रीमेंट जो है पिस्टल वाला वो वॉइड हो जाएगा। तो डी इसका आंसर है। कहाँ मेंशन किया गया? दिस इज सेक्शन 58 और वहाँ पर इलस्ट्रेशन है। Next 48, a guru spiritual advisor induced the chela to gift him the whole of his property to secure benefit to his soul in the next world. The gift shall be voidable. B is the answer. कैसे? इसमें undue influence है as per section 16 और as per 19A जो है ये voidable हो जाएगा। Next 49, which of the following essentials of a contract does not find place in the Indian Contract Act? Competency of the parties है yes, section 11, 12, legal consideration yes, intention of the contract ये नहीं है, lawful object yes 23 में है ये। तो C इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 50, अदर्शन है A supplies necessary necessities to B a minor, A can recover the payment from the estate of B, yes बिल्कुल ठीक है ये। An agreement with minor is void ab initio। देखो ये है सेक्शन 68 और ये है अदर थिंग। तो क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गई? एस्टेट से ले रहा है बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट कैसे होगी? नो, बी इज द आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हुई ना। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम पेपर ऑफ हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज फॉर द ईयर 2011 पेपर सिविल लॉ 2। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं फ्रॉम ₹20 to अनलिमिटेड। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.